Sir, congratulations of having so many question reflection from your teaching, from your classroom program and test series that were reflected directly from our test series and classroom program. I think our all of students who were taking coaching from our institution will be very happy that so many questions have been directly reflected. This is the first time I think. Okay. Sir, I was also very surprised. The amount of questions that directly appeared from our test series Yes. is really commendable. And sir, even students are appreciating that. Okay. But the whole credit should go to students and the whole team. I have seen that nearly 25% of questions have been reflected directly from our test series program. Okay. Yes, and I think remaining 75% must have been reflected from our classroom program. Okay. I think many of the students will be amazing that how can it be possible, but we have made it possible. Now please explain and show the student how many questions were directly reflected from our test series, not from our classroom. Just we are to show from test series program. Thank you, sir. Please show. So congratulations our dear aspirants. अभी तक तो आप लोगों तक खबर पहुंच गई होगी जो बाकी के स्टूडेंट्स हैं और जो हमारे स्टूडेंट्स एग्जाम देकर आए हैं. The whole team is very much amazed and we are hoping for a very good result this time because I am personally very shocked to see the amount of questions which were directly from our test series. Look, we are not here to make any bigger claims or any such thing. Since we are one of the reliable or the most reliable coaching of Itanagar, hence we thought that it is our responsibility to transparently convey to our students or future aspirants that what we teach here. यहाँ पर हमारा बस ऑब्जेक्टिव यही आपको दिखाने का है कि हम लोगों ने जो आपको पढ़ाया है या हम लोगों ने जो तैयारी करवाई है आपकी, वो कहां तक आपके लिए हेल्पफुल रहा. Obviously, in this session, we won't be discussing the questions that appeared or that were discussed in our classroom program. We are only sticking to our test series here. You will be shocked to see the things. Got the point? तो हम लोगों ने जो टेस्ट सीरीज यहाँ पर कंडक्ट करवाया था उसमें हमने टोटल 12 टेस्ट लिए हैं. हर पेपर के 3-3 टेस्ट हुए थे. मैंने ही आकर अनाउंस किया था, आप देखिएगा इसी चैनल पर आपको पीछे दिखेगा कि हम लोगों ने अनाउंस किया था कि हम हर पेपर के 3 टेस्ट लेंगे और उन्हीं टेस्ट के क्या क्वेश्चन, किस तरह के क्वेश्चन आपके एक्चुअल एग्जाम में आए हैं, बस उसी का एक मैं जिस्ट देना चाह रहा हूं. इसमें और कोई हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है, बस हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि हमारी मेहनत या हमारा गाइडेंस आपके लिए कहां तक फायदेमंद रहा है या कहां तक आपके लिए हेल्पफुल रहा है. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स जस्ट डायरेक्टली जंप टू दिस डिस्कशन. तो देखिए यहाँ पर हमने जो ये फॉर्मेट प्रिपेयर किया है, इस फॉर्मेट में क्या है, इस फॉर्मेट में है कि हम पहले अपने टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस को दिखाएंगे और फिर हम आपको दिखाएंगे जो एक्चुअल एग्जाम में जो पेपर आया है उसमें वो क्वेश्चन किस तरह से डायरेक्टली या आसपास जो है वो पूछे गए हैं. गॉट द पॉइंट? I would make it clear, very much clear कि ये सारे पेपर जो है वो पब्लिक डोमेन में है. अगर आपके मन में थोड़ा सा भी कंसर्न हो तो आप किसी भी IBE के स्टूडेंट से ये पेपर लेकर क्रॉस चेक कर सकते हैं, अपनी जगह पर वेरीफाई कर सकते हैं. ये सारे टेस्ट जो हैं वो लास्ट 31 मार्च तक खत्म हो चुके थे और आपका एग्जाम जो है उसके 1 वीक बाद हुआ है. तो आप बिल्कुल देख सकते हैं जाकर किसी भी स्टूडेंट जिसने IBE से टेस्ट सीरीज लिया था, आप उससे ये पेपर लेकर आप खुद ही क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं. So let's begin our discussion. तो चलिए, ये है हमारा पहला टेस्ट जो कि जीएस पेपर 1 का हुआ था. इसमें देख लीजिए, ये क्वेश्चन है जो कि सोशल इशू से हमने पूछा था फर्स्ट टेस्ट में, जो कि टेस्ट में क्वेश्चन है डिस्कस द सोशल इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ओवर कंटेम्परेरी इंडियन सोसाइटी. यानी कि ग्लोबलाइजेशन का कंटेम्परेरी इंडियन सोसाइटी पर क्या इंपैक्ट था. ठीक है ना. ये आपके एपीपीएससी के क्वेश्चन नंबर 15 में दिखा है. ये है आपका ऑफिशियल पेपर. ठीक, जो हमारे बच्चों ने जो हमें भेजा है, हमने उसी को स्कैन करके यहाँ पर लगाया है.
तो ये है आपका पेपर 1। इसमें देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, ये 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 15 number question, how has globalization influenced the socio-cultural fabric of India, particularly in terms of traditional value, lifestyle and family structure? उसमें भी आप खोलकर यही बताने वाले हैं कि फैमिली ट्रेडिशन इसके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ा है ग्लोबलाइजेशन का। ठीक, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 12 जो हमारे टेस्ट सीरीज में था, फर्स्ट टेस्ट सीरीज में, 1857 रिवोल्ट वाज नीदर द फर्स्ट नॉर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। कमेंट करना था आपको इस पर। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 9 में दिख रहा है। जरा देखिए, द रिवोल्ट ऑफ 1857 हैड अ क्रूशियल रोल इन सेटिंग इंडियाज फ्रीडम मूवमेंट। वाज इट मेयरली अ सीपॉय म्यूटिनी और फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस? कैन यू इमेजिन? आप लाइन भी देखिए, बिल्कुल लगभग उसी थीम, उसी कंटेक्स्ट में आपसे ये सवाल पूछा गया है आपके टेस्ट सीरीज में, जो कि हम लोगों ने कब कंडक्ट करवाया था? जनवरी में कंडक्ट करवाया था। ये फर्स्ट टेस्ट था। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, सोशल इशू से क्वेश्चन है, हाउ डज यूनिटी इन डाइवर्सिटी रिप्रेजेंट द ट्रू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन सोसाइटी? यूनिटी एंड डाइवर्सिटी जो है वो इंडियन सोसाइटी के ट्रू कैरेक्टरिस्टिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करता है? एंड दिस क्वेश्चन वाज द 12th क्वेश्चन इन योर एक्चुअल पेपर। What is meant by unity and diversity? Discuss the salient feature of Indian society which contribute to the Indian composite culture. सरप्राइज लग रहा है आप लोगों को? ये एग्जाम जनवरी में लिया गया था और आपका एग्जाम हुआ है अभी 6 या 7 को आपका एग्जाम हुआ है। मूविंग ऑन, देखिए आगे। ये देखिए, डिस्कस द रोल ऑफ वुमेन ऑर्गेनाइजेशन इन कंटेम्पररी सोसाइटी। ये पूछा गया है आपके सेकंड टेस्ट में, जो जीएस पेपर 1 का सेकंड टेस्ट हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये आपके एक्चुअल एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 13 में दिख रहा है, इलैबोरेट हाउ वुमेन ऑर्गेनाइजेशन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। सेम क्वेश्चन, वही वुमेन ऑर्गेनाइजेशन का रोल। गॉट द पॉइंट? ठीक, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट डू यू मीन बाय रीजनलिज्म? डिस्कस द मेजर फैक्टर्स बिहाइंड द रीजनलिज्म इन इंडिया। ये क्वेश्चन है आपके टेस्ट सीरीज का, ठीक है, जो कि आपके जनवरी फरवरी में लिया गया है और ये क्वेश्चन दिखा है आपके एक्चुअल एग्जाम में। कहां पर? एक्चुअल एग्जाम में ये दिखा है क्वेश्चन नंबर 14 में, हाउ डिड लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल आइडेंटिटी कंट्रीब्यूट टू राइज ऑफ रीजनलिज्म? वहां पर हमने रीजनलिज्म के सारे कॉज पूछे हैं, इसमें इसने दो स्पेसिफिक कॉज के ऊपर हाईलाइट किया है कि लिंग्विस्टिक और कल्चरल आइडेंटिटी ये कैसे एक मेजर मुद्दा बन जाता है रीजनलिज्म के पीछे। ऑब्वियसली जब भी आप रीजनलिज्म को लिखिएगा तो आप यही कॉज बता रहे हैं। फाइन इनफ। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू थर्ड एंड लास्ट टेस्ट which was conducted in the month of March. क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन टाउन प्लानिंग ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। आपके एक्चुअल एग्जाम में क्वेश्चन है ये 8th नंबर, हाउ डिड इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन? ऑब्वियसली यही है इंडस वैली सिविलाइजेशन, आपने पढ़ा होगा। अगर आपने मतलब एंशिएंट हिस्ट्री थोड़ी सी भी पढ़ी होगी तो आपको पता है कि इंडस वहां पर जो है वो सरस्वती रिवर से रिलेटेड भी कहानियां मिलती है, तो इसीलिए इसने बस टेक्निकली टर्म को घुमाने के लिए यूज किया है इंडस वैली सिविलाइजेशन की जगह इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटेड एडवांस्ड अर्बन प्लानिंग, हमने भी आपसे क्वेश्चन पूछा है अर्बन प्लानिंग के ऊपर, आपके एक्चुअल एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया है अर्बन प्लानिंग के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, व्हाट डू यू मीन बाय, What do you mean by regionalism? Mention its effect. ये क्वेश्चन पिछले भी टेस्ट में पूछा गया था, दोबारा भी पूछा गया है और वो आपके एग्जाम में रिफ्लेक्ट हुआ है। तो ये तो थी आपकी कहानी किससे रिलेटेड जी? ये थी आपकी कहानी केवल पेपर 1 से रिलेटेड। कैन यू इमेजिन कि 20 क्वेश्चन में 6 to 7 क्वेश्चन जो है, 4 क्वेश्चंस फ्रॉम योर सोशल इशू सेक्शन एंड 2 क्वेश्चन फ्रॉम योर हिस्ट्री सेक्शन वर डायरेक्टली फ्रॉम आवर टेस्ट सीरीज। यहां पर मैं बात नहीं कर रहा हूं हमारे क्लास नोट्स की। अगर आप क्लास नोट्स चेक करना चाह रहे हैं, आप किसी भी आईबी के स्टूडेंट से आप जाकर उन क्लास नोट्स को ले सकते हैं और एक बार लेकर अपने लेवल पर एनालाइज कीजिए। बस ये एक ट्रांसपेरेंट हमारी एक पहल है जिसके थ्रू हम अपने स्टूडेंट्स, क्यों, क्योंकि हम ये मानते हैं कि हमारे वो एक स्टेक होल्डर हैं, तो हम उनके सामने बस अपना पक्ष रखना चाह रहे हैं कि हमारी मेहनत या फिर हमारा क्या कंट्रीब्यूशन रहा इस एग्जाम में जिसके थ्रू हम आपकी मदद कर पाए हैं। नाउ मूविंग टू द सेकंड पेपर, ठीक है ना।
सेकंड पेपर, ये आपका एक्चुअल पेपर है जो जीएस पेपर 2 में आया था और ये हमारा टेस्ट सीरीज का पेपर है। आई नो बच्चों का कहना है कि इस बार का पेपर जो है वो जीएस पेपर 2 का थोड़ा सा ट्रिकी था। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन कम पूछे गए हैं, क्वेश्चंस को थोड़ा सा इंटरमिक्स किया गया है, तो डिफिकल्टी का लेवल था। और ये बात हम अपनी क्लासेस में बार-बार कन्वे करते हैं कि आप ओपन माइंड होकर जाइएगा। क्यों? क्योंकि ये सिविल सर्विसेज का एग्जाम है, क्वेश्चंस के लेवल थोड़े से तो ऊपर रहेंगे ही। और खैर अगर पेपर टफ है तो सबके लिए टफ है ना। So when you are in competition, you cannot complain on this basis whether the paper was tough or easier. If the paper is easier, then it will lead to your cutoff marks being high, or if the paper is tough, तो क्या हो जाएगा? आपका cutoff marks नीचे आ जाएगा। So now let's move on to see which questions appeared from our test paper. देखिए क्वेश्चन ये है आपके सेकंड टेस्ट का पेपर। व्हाट इज सिटीजन चार्टर, व्हाट इज इट्स रोल इन वेलफेयर ऑफ सिटीजन। आखिर सिटीजन चार्टर क्या है और इसका रोल क्या है सिटीजन के वेलफेयर में। क्वेश्चन नंबर 9 आपके एक्चुअल पेपर में, दिस इज योर एक्चुअल पेपर और यहां पर है आपका क्वेश्चन नंबर 9। सिटीजन चार्टर इनिशिएटिव प्रमोट्स कमिटमेंट ऑफ अ पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स क्लाइंट्स कमेंट। ठीक है, हमने भी आपसे सिटीजन चार्टर की उसी थीम पर क्वेश्चन पूछा है कि कैसे ये वेलफेयर में काम करता है। उसी चीज को इसने थोड़ा सा मोल्ड किया है कि पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन अपने क्लाइंट के थ्रू कैसे इसके कारण अपने कमिटमेंट को बढ़ा पाते हैं। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द मेन मेथड्स बाय व्हिच पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंट्रोल्स द एग्जीक्यूटिव। कि पार्लियामेंट यानी कि वही लेजिस्लेचर का एग्जीक्यूटिव के ऊपर कैसे कंट्रोल होता है, इसके मेथड को बताना था आपको। और ये आपके एक्चुअल एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 4 में दिखता है। आपका क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव। एग्जैक्टली बिल्कुल सेम उसी लाइन, उसी कंटेक्स्ट, उसी थीम पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस हाउ एक्ट ईस्ट पॉलिसी विल हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इन इंडिया इन लाइट ऑफ डिफरेंट इनिशिएटिव टेकन इन दिस रिगार्ड। ईस्ट इंडिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी और नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट को लिंक किया गया है। ये आपके एक्चुअल एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 17 में दिखता है। क्वेश्चन नंबर, एक्सप्लेन द रिलेवेंस ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया एज अ गेटवे ऑफ साउथ ईस्ट नेशन एज इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, जैसा कि टेस्ट में पूछा गया है, बिल्कुल उसी थीम पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। सुनिए, मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा क्या कि ये कोई बोर्ड का एग्जाम नहीं था कि आपके सिलेबस से क्वेश्चन दिख गया है। ये सिविल सर्विसेज का एग्जाम है जिसका सिलेबस का कोई अंत नहीं होता है, और उसमें अगर 3 टेस्ट लिए गए हैं और उससे ये क्वेश्चन आ जा रहे हैं तो ये अपने आप में हम लोगों के लिए भी बहुत शॉकिंग है। ठीक, चलिए तो जरा आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। वेरियस रिसेंट रिपोर्ट्स हैव प्रेजेंटेड कंसिडरेबल डिक्लाइन इन पॉवर्टी इन इंडिया, इवैल्यूएट द कंडीशन एंड मेजर्स टेकन। यानी कि पॉवर्टी का क्या कंडीशन है और पॉवर्टी को दूर करने के लिए क्या मेजर लिए जा रहे हैं, दैट इज व्हाट दिस क्वेश्चन आस्क्स। ये आपके एक्चुअल एग्जाम में अगर आप जाकर देखते हैं तो आपको दिखता है क्वेश्चन नंबर 16 में, what is the multi prolonged strategy for economic well-being, how has this strategy been implemented in poverty alleviation program in India। कि भारत में पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम के लिए कौन से प्रोलॉन्ग्ड मेजर्स लिए गए हैं जिसके थ्रू इकोनॉमिक डेवलपमेंट को हम प्रमोट कर सकते हैं। वहां पर भी आपको वही मेजर बताने थे, यहां पर भी आपको वही मेजर बताने। गॉट द पॉइंट। तो ये था आपका पेपर 2 का डिस्कशन। गॉट द पॉइंट। तो पेपर 2 में ऑब्वियसली बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए, बट स्टिल आउट ऑफ 20 वी वर एबल टू रिफ्लेक्ट और वी वर एबल टू फाइंड, और आपके एक्चुअल एग्जाम में जो है वो कम से कम 4 क्वेश्चन जो है वो सीधे सीधे आपको दिखे हैं। नॉट वेरी बैड, 25%, 20%, जितना आपका कट ऑफ मार्क्स है या जितना आपका क्वालिफाइंग मार्क्स है उतना तो आपके टेस्ट सीरीज से आपको मिल जा रहा है। और दूसरी बड़ी बात क्या होती है ना कि जब आप तैयार करके जाते हैं और एक्चुअल एग्जाम में आपको वैसा ही क्वेश्चन दिख जाता है ना, तो जो सडन आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है वो अलग आपको हेल्प करता है बाकी क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन को भी टैकल करने में। जैसा आपने देखा है ना कि जब आपकी गाड़ी स्पीड से चल रही होती है तो छोटे मोटे ऑब्स्टेकल भी पार हो जाते हैं, लेकिन अगर आपकी गाड़ी ही स्लो चल रही है, पहले ही आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो चुका है, तो छोटा भी ऑब्स्टेकल पार नहीं हो पाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा हेल्प मिलता है बच्चों को कि आपने जो पढ़ा है अगर उसी टाइप के आपको क्वेश्चन दिख जाए तो। चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं पेपर 3 की तरफ। जरा पेपर 3 देखते हैं जिसको कि स्टूडेंट्स मानते हैं कि सर बहुत कॉम्प्लिकेट किया है, इस बार तो पैटर्न ही चेंज कर दिया है, इकोनॉमिक्स से इतने क्वेश्चन दे दिए हैं। तो जरा हम देखते हैं कि आखिर इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस में
क्या हाल रहा है, हमारे टेस्ट से किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं। फिर से मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पर मैं क्लास नोट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी आप जाके क्लास नोट्स भी उठाकर देख सकते हैं। ठीक है, हमारे जिन बच्चों ने लास्ट 1 ईयर या उससे पहले भी लास्ट 1 ईयर में भी जिन लोगों ने यहाँ पर क्लास किया है मेंस का, आप उनके नोट्स उठाकर देख सकते हैं, इन क्वेश्चंस को आप वहां से मैच कर सकते हैं। चलिए तो जरा हम देखते हैं कि आखिर हमारे एग्जाम में हमारे टेस्ट सीरीज से कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। तो देखिए, हमने पहले टेस्ट में यानी कि जो जीएस पेपर 3 का जो फर्स्ट टेस्ट था, जो कि अराउंड फरवरी फर्स्ट वीक या फिर जनवरी लास्ट वीक में कंडक्ट हुआ था, उसमें हमने क्वेश्चन पूछा था, फूड प्रोसेसिंग इज अ सनराइज सेक्टर फॉर इंडियन इकोनॉमी एंड डिस्कस द चैलेंजेस एंड सॉल्यूशंस। कि फूड सेक्टर कैसे सनराइज सेक्टर है और इससे रिलेटेड क्या चैलेंजेस हैं और क्या से सॉल्यूशन दिए जा सकते हैं। ये क्वेश्चन आपके एक्चुअल एग्जाम में 5th नंबर क्वेश्चन में दिखता है। कैसे? डिस्कस द इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ फूड प्रोसेसिंग सेक्टर इन इंडिया, एम्फसाइजिंग इट्स रोल इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इनफैक्ट हमने ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव पूछा था, इसने तो फिर भी ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछ लिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए, डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक। बच्चों को बहुत परेशान किया। देखिए, इतना आप सरप्राइज के लिए तैयार हो सकते हैं। वी हैव बीन गेटिंग कांस्टेंट कॉल्स और हमें बार बार जो है वो बच्चों ने फोन करके बताया था, उस दिन भी जिस दिन ये पेपर हुआ था, कि उस दिन भी कल भी बच्चों का ये कहना था कि सर बताइए कि इसमें तो जनरल साइंस वाले क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अब हम तो कुछ कर नहीं सकते हैं इसको लेकर। क्यों? क्योंकि सिविल सर्विसेज के पास इतनी तो अथॉरिटी होती है कि वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नाम पर आपसे थोड़े से साइंस वाले क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हाउएवर, ऐसा नहीं है, दोस टॉपिक्स वर आल्सो डिस्कस्ड इन आवर प्रीलिम्स कोर्सेज। तो प्रीलिम्स में भी हमने उन चीजों को कवर तो किया ही था। यहाँ पर मेंस में हमारा मेन फोकस होता है टेक्नोलॉजी वाले सेगमेंट पर, जैसा कि आपके सिलेबस में मेंशन कर रखा है। तो चलिए फिर भी हम देखते हैं कि हम किन क्वेश्चंस को कवर कर पा रहे हैं। तो क्वेश्चन है आपका नैनो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, जो कह रहा है डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी, और ये आपके क्वेश्चन नंबर 17 में दिखता है एक्चुअल पेपर में। लेट्स सी आपका क्वेश्चन नंबर 17। ये जरा देखिए, व्हाट इज मेंट बाय नैनो टेक्नोलॉजी, उसी पर पूरा ये क्वेश्चन है। ठीक है ना, 2 एरियाज जहां पर डायरेक्ट एप्लीकेशन हैज नैनो टेक्नोलॉजी कैसे उसने कोविड में अफेक्ट किया है, नैनो मिशन कैसे लॉन्च किया गया है, यानी कि नैनो टेक्नोलॉजी से ही रिलेटेड ये पूरा है। अगर आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे थे तो आप इन क्वेश्चंस को भी डील कर पा रहे होंगे। ऑब्वियसली यहाँ पर बहुत खोलने की जरूरत नहीं थी, ये सारे 2 मार्कर क्वेश्चन है, 2 into 5। तो आपको मुश्किल से एक पैराग्राफ लिखना था एक क्वेश्चन पर, तो अगर आपने उस कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन को डील किया था तो ये सारे क्वेश्चंस भी आपसे डील हो जाएंगे। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन, डिस्कस द रोल प्लेड बाय ई टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। आपके एक्चुअल एग्जाम में ये क्वेश्चन है, आपके एक्चुअल एग्जाम में ये है क्वेश्चन नंबर 13। देखिए, इसने क्या किया है, उसी चीज को खोलकर लिंक कर दिया है कि अलग अलग सेक्टर में ई टेक्नोलॉजी के यूज को बताओ। Explain different types of irrigation system commonly used in India. Also discuss the issues and constraints related to storage, transportation and marketing, and how can e-technology address these challenges. यानी कि आपको ये सारे बता देने हैं और फिर अल्टीमेटली यही बताना है क्या कि ई टेक्नोलॉजी कैसे इन सबको दूर करने में हमारी मदद करता है। वही हमने भी पूछा है कि ई टेक्नोलॉजी कैसे हमारी हेल्प करता है, तो वहां पर भी आप यही खोलेंगे कि टेक्नोलॉजी मार्केटिंग में क्या हेल्प करता है, स्टोरेज में क्या हेल्प करता है, इरिगेशन में क्या हेल्प करता है। क्लास में बहुत डिटेल में करवाया गया है सेंसर्स एंड ऑल दोस थिंग्स, कि कैसे सेंसर्स वगैरह लगाकर आप ई टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर मैं बढ़ूं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन इंक्लूसिव ग्रोथ। इज इंडिया ऑन द पाथ ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ। आपको इसी बात को इवेलुएट करना है कि क्या इंडिया इंक्लूसिव ग्रोथ के पाथ पर है। फाइन, चलिए जरा देखिए, ये क्वेश्चन आपके एक्चुअल एग्जाम में दिखा है, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। अब जरा सोच के देखिए, पहला ही क्वेश्चन देखकर किस तरह की खुशी। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ। हमने क्वेश्चन आपसे पूछा है एक्सप्लेन इंक्लूसिव ग्रोथ, यहां पर पूछ रहा है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ। आगे देखिए, हमने क्या क्वेश्चन पूछा है कि क्या इंडिया इंक्लूसिव ग्रोथ के पाथ पर है, यानी कि आपको वहां पर यही बताना था कि क्या मेजर्स हैं, क्या चीजें हम कर रहे हैं इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए। वही चीज, डिस्कस द पॉलिसी मेजर्स इंप्लीमेंटेड बाय इंडियन गवर्नमेंट टू प्रमोट इंक्लूसिव ग्रोथ। What more do you expect from us? Now next question देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वही, ये देखिए, ये दोबारा भी पूछा गया है आपके टेस्ट में, इलस्ट्रेट द इंपॉर्टेंस ऑफ ई टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चरल सेक्टर। दोबारा भी पूछा गया है। अगला देखिए, डिस्कस द इंपैक्ट ऑफ एलपीजी रिफॉर्म ओवर इंडियन इकोनॉमी। एलपीजी रिफॉर्म को ही बोला जाता है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी या न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी बोला जाता है। ये बात आप जानते हैं अगर आपने थोड़ी मोड़ी भी तैयारी की है।
लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इसी को कहते हैं, ठीक है ना। और मैंने जब ये टॉपिक पढ़ाया था उस समय मैंने ये एग्जांपल भी आप लोगों को दिया था कि कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, एलपीजी को ही क्या बोलते हैं, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बोलते हैं, गंगाधर ही शक्तिमान है, तो दोनों चीज सेम है। और देखिए आपके एग्जाम में ये किस तरह से रिफ्लेक्ट हुआ है, ये रिफ्लेक्ट हुआ है आपके एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 7 में। The new industrial policy is often regarded more as a progress than a fixed policy. Elaborate on this perspective with suitable arguments. यानी कि आपको वही बताना है क्या कि न्यू जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है वो किस तरह से भारत में फंक्शन कर पाई है, क्या कुछ इसके प्रोज कॉन्स रहे हैं। नेक्स्ट, मूविंग ऑन, आई होप these were all the questions associated with your GS paper 3. So out of 20 questions आपके कितने क्वेश्चन आ गए? सीधे 5 क्वेश्चन, जहां तक मैं देख पा रहा हूं सीधे सीधे आपके एक्चुअल एग्जाम में आए हैं 5 क्वेश्चंस। सो 25% ऑफ योर पेपर वाज फ्रॉम आवर टेस्ट सीरीज। नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट पेपर व्हिच वाज योर जीएस पेपर 4, एथिक्स, एप्टीट्यूड एंड इंटीग्रिटी। जीएस पेपर 4 का अब देखिए यहां पर कहानी है, यहां पर मैं केस स्टडीज की बात नहीं करने वाला हूं, बाकी आप देख सकते हैं, आप अपने लेवल पर केस स्टडीज भी मैच कर सकते हैं क्योंकि वहां तो स्टोरी कुछ और हो सकती है। अदरवाइज अगर आप थीम को अगर पकड़ने की कोशिश करें तो बिल्कुल उन सारे थीम पर उनसे ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे गए थे, हमारे टेस्ट में पूछे गए हैं, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो आपके एथिक्स वाले पेपर से एसोसिएटेड है वो है राइट टू इंफॉर्मेशन इज क्रूशियल फॉर ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस। पहला क्वेश्चन हमारे पेपर में आया था, वो आपके एक्चुअल एग्जाम में 5th के ए सेगमेंट में दिखता है। ये देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 5 ए सेगमेंट, जरा एक बार वर्डिंग देखिए एंड यू विल बी मेस्मराइज्ड टू सी कि किस लेवल पर जो है वो क्वेश्चंस सीधे सीधे आए हैं हमारे एग्जाम से। How does right to information enhances transparency and accountability in governance? हमने क्या पूछा है? Right to information is crucial for transparency in governance. What more can you expect? सीधे सीधे क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिख रहा है। The next question from our test series is explain the basic principles of citizen charter and bring out its importance. ये क्वेश्चन है एक्सप्लेन द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सिटीजन चार्टर एंड ब्रिंग आउट इट्स इंपॉर्टेंस। ये आपके एक्चुअल एग्जाम में दिखा है क्वेश्चन नंबर 4B। डिस्कस द इंपैक्ट ऑफ सिटीजन चार्टर एंड कोड ऑफ कंडक्ट ऑन पब्लिक सर्विस डिलीवरी। वही सेम चीज आपको वहां पर मैंने आपसे पूछा है क्या कि इंपॉर्टेंस क्या है, यहाँ पर आपको उसका इंपैक्ट बताना है, तो जो इंपॉर्टेंस है वही तो इंपैक्ट है। फाइन इनफ, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ रिजॉल्विंग एथिकल डिलेमा इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये है आपका क्वेश्चन 6A कि एथिकल डिलेमा क्या होता है और उसके को रिजॉल्व करने के लिए क्या किया जा सकता है। व्हाट आर द मेजर एथिकल कंसर्न्स एंड डिलेमास इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इलस्ट्रेट विद एग्जांपल। उसमें भी आपको एथिकल डिलेमा ही बताने थे और फिर उसके बाद क्या करना था जी, आपको बताना था कि किस तरह से उसको सॉल्व किया जाता है। तो आई वुड से कि हमारा क्वेश्चन ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव था, ये तो ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ये तो उसका एक सब पार्ट ही रह गया। Next, moving on to the next question from our exam. ये पेपर जो पेपर 3 है ये कंडक्ट हुआ था 30th मार्च को, यानी कि आपके एग्जाम से जस्ट 1 वीक पहले। और जरा देखिए इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है एटीट्यूड शेप्स बिहेवियर एंड एप्टीट्यूड शेप्स कैपेबिलिटी, एनालाइज दिस स्टेटमेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ गवर्नेंस। यानी कि एटीट्यूड कैसे बिहेवियर को शेप करता है, और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2A जो कि यहां पर क्या दिखा रहा है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एटीट्यूड एंड इट्स रोल इन शेपिंग ह्यूमन बिहेवियर। वही सेम चीज पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, डिस्कस द रोल ऑफ लाइव्स एंड टीचिंग्स ऑफ ग्रेट लीडर्स इन शेपिंग एंड प्रमोटिंग ह्यूमन वैल्यूज। की ग्रेट लीडर्स का क्या रोल है हमारे ह्यूमन वैल्यूज को शेप करने में। ये है आपके एक्चुअल एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 1B। What lessons can be learned from the teaching of great leaders and reformers regarding human values? What more can you expect? बिल्कुल वही वर्ड्स, बिल्कुल वही चीज, बस थोड़े वर्ड आगे पीछे हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, is a conscience a more reliable guide when compared to laws, rules and regulation in context of ethical decision making? यानी कि क्वेश्चन आपका ये पूछा गया है कि conscience, laws, rules and regulation का क्या इंपॉर्टेंस है गवर्नेंस या एथिकल डिसीजन मेकिंग में। ये है आपके एक्चुअल एग्जाम में क्वेश्चन नंबर
ये है आपके एक्चुअल एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 6A, व्हाट आर द मेजर एथिकल, कहाँ गया, ये रहा 6B, एक्सप्लेन द रोल ऑफ लॉ, रूल्स एंड कंसाइंस इन इंश्योरिंग एथिकल गवर्नेंस। हमने भी आपसे टेस्ट में वही पूछा, यहाँ पर भी आपसे वही पूछा गया, बिल्कुल सेम। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ एथिकल वैल्यू इन पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ विद एग्जांपल। एथिकल वैल्यू का क्या इंपॉर्टेंट है पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में। क्वेश्चन नंबर 1A, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन एथिक्स इन पब्लिक एंड प्राइवेट रिलेशन। यहाँ पर डिफरेंशिएट करना था, वहां पर आपको दोनों में अलग अलग बताना था, तो जिसने अलग अलग बताया वो डिफरेंशिएट भी तो कर ही लेगा। आप जरा देखिए, ये एक ही टेस्ट है और आपके एग्जाम से 1 वीक पहले हुआ है। जरा देखिए, एक टेस्ट से 1 2 3 4 सीधे सीधे 4 क्वेश्चंस आपके एक्चुअल एग्जाम में दिख रहे हैं, तो ये 4 हो गए। और इससे पहले हमने देखे कितने, इससे पहले आपके थे 1 2 यानी कि 6, और इससे पिछले वाले पेपर में 7, यानी कि आउट ऑफ 20 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन, 20 भी नहीं मैं बोल रहा हूं, ये तो हम केस स्टडी की बात ही नहीं कर रहे हैं। यानी कि जो आपका बस थ्योरी वाला सेगमेंट था, यानी कि आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस जो आपसे थ्योरी वाले पार्ट में पूछे गए थे, 10 12 या 13 आप जो भी मान लीजिए, हम केवल उसी सेक्शन की बात कर रहे हैं। उसमें से आउट ऑफ 150 मार्क्स 70 मार्क्स वर डायरेक्टली फ्रॉम योर टेस्ट पेपर। इट मींस 50% ऑफ योर पेपर एथिक्स का वाज फ्रॉम आवर टेस्ट पेपर्स। मैं तो बहुत ही सरप्राइज्ड हूं एंड आई एम रियली फीलिंग ये ब्लेसिंग्स है, मतलब ये आई एम फीलिंग ब्लेस्ड राइट नाउ। नहीं तो ये सिविल सर्विसेज का एग्जाम है, यहाँ एक क्वेश्चन आ जाना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। और यहाँ पर मैं जो आपको बस बता रहा हूँ, ये केवल टेस्ट सीरीज की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर हम अपने क्लास के मैटर, क्लास में जो बातें बताई गई हैं उसकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। और ये भी आप बिल्कुल मत सोचिएगा कि हम यहाँ पर कुछ मतलब शो ऑफ कर रहे हैं, ऐसा कोई भी नहीं हमारा ऑब्जेक्टिव है। इट्स जस्ट अ ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म, ताकि हम अपने बच्चों के साथ क्या कर सकें, अपने इस खुशी को, इस हैप्पीनेस को शेयर कर सकें और हम उन्हें बता सकें, ताकि उनका भरोसा और बढ़े। तो फिर अब बस फिंगर्स क्रॉस्ड हैं। आई एम होपिंग कि आप सबके ऐसे ही अच्छे अच्छे मार्क्स आए और सब आप सभी लोग अपने इस ड्रीम जॉब को, इस अपने ड्रीम करियर को अचीव कर पाए। तो इस डिस्कशन में मैं इतना ही रखता हूँ, फिर मिलेंगे। थैंक यू।